हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। आज के इस वीडियो में मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करे हैं ऑन योर रिसर्च मेथोडोलॉजी फॉर योर अपकमिंग बीएचयू यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट 2021 एंड 2022। सो आज के इस वीडियो में मैंने जो रिसर्च मेथोडोलॉजी पर इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज आपको डिस्कस करे हैं, ये एकदम सिंपल लैंग्वेज में और एज वेल एज हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में मैंने आपको क्लियरली एक्सप्लेन करा है। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी से रिलेटेड बेसिक डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। उसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके प्रिपरेशंस को बूस्ट करने के लिए हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंप्लीट कोर्स लॉन्च करा है इन बोथ लैंग्वेज, हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। तो हमने जो रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंटेंट बनाया है, ये हमने हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपका सारा रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंटेंट बनाया है, और आपके पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चंस हमने हमारे रिसर्च मेथोडोलॉजी के इस कंटेंट में कवर करा है। और हम आपको गारंटी देते हैं कि हमारे इसी रिसर्च मेथोडोलॉजी के मटेरियल से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो हमारे इस कोर्स को परचेस करने के लिए आपको इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज करना है। याद रखिए, आपको व्हाट्सएप के थ्रू ही आपको हमें कॉन्टैक्ट करना है, और कॉन्टैक्ट करने के विद इन 15 to 20 मिनट्स में आपको सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। सो इफ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। हमारे इस रिसर्च मेथोडोलॉजी के कोर्स में हम आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, 10 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट, 1000 प्लस प्रैक्टिस एमसीक्यूज पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे इन बोथ लैंग्वेज, हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। सो हमारा जो ये रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंटेंट है, ये हमने हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पर और जो एक्चुअल पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सारी चीजें हमारे इस रिसर्च मेथोडोलॉजी के कंटेंट में हमने कवर करे हैं। तो आपको हमारा, अगर आप कोर्स परचेस करोगे, अगर आप हमारा कोर्स फॉलो करोगे, तो आपको कुछ इस तरीके से हमारे रिसर्च मेथोडोलॉजी के कंटेंट में आपको प्रिपरेशन करना है कि आपको हमारे जो नोट्स है और जो मॉक टेस्ट को एक वीक में कवर कर लेना है। और ये जो 1000 प्लस एमसीक्यूज पीडीएफ है, 1000 प्लस एमसीक्यूज पीडीएफ, ये आप आपके एज अ रिविजन के तौर पर यूज कर सकते हो। आप आपके एग्जाम के एक दिन पहले, और अगर आप आपके एग्जाम के इवन 4 to 5 आवर्स पहले भी इसको एक बार रीड कर चले जाओगे, तो आप एग्जाम में इजीली क्वेश्चंस को मार्क कर आ जाओगे। तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि हमारे इसी रिसर्च मेथोडोलॉजी के कंटेंट से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो बैच के स्टूडेंट्स हैं, उन कई स्टूडेंट्स का फीडबैक है कि उनको हमारे इस रिसर्च मेथोडोलॉजी के कंटेंट से डायरेक्टली एग्जाम में 10 to 12 क्वेश्चंस पूछे गए थे। सो हमारे इस स्टडी मटेरियल को परचेस करने के लिए आपको इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट करना है। याद रखिए, आपको व्हाट्सएप के थ्रू ही हमें कॉन्टैक्ट करना है। और आप अगर मैसेज करते हो, मैसेज करने के विद इन 15 to 20 मिनट्स में आपको सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे। और आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो, जो कि है ग्लोबल ऑनलाइन ऐप। सो इस ऐप पर आपको 1 मंथ की वैलिडिटी मिलेगी, और अगर आप ऐप पर जाते हो तो आपको डायरेक्टली वहां पर सारा कंटेंट इजिली अवेलेबल हो जाएगा। और ऐप को डाउनलोड करने के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है। सो वहां से आप हमारे ऐप को एक्सेस कर सकते हो। एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो। Expert opinion survey is conducted on a topic of research when previous information is। विषय विश्लेषण सर्वेक्षण शोध की वस्तु पर किया जाता है जब पिछली सूचना। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि आप आपके रिसर्च में एक टॉपिक पर आपने सर्वे कंडक्ट करवाया, और सर्वे में आपने एक्सपर्ट से ओपिनियन लिया। सो आपने जब एक्सपर्ट से ओपिनियन लिया, तब आपके पास जो प्रीवियस इंफॉर्मेशन थी, क्या वो अवेलेबल थी या फिर अवेलेबल नहीं थी या फिर इलस्ट्रेटिव थी, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो आपको याद रखना है, आप रिसर्च में सर्वे करवाते हो, जब भी आप रिसर्च में आपके सर्वे करवाओगे और किसी एक्सपर्ट से आप ओपिनियन लोगे, मतलब एक्सपर्ट्स का इंटरव्यू लोगे, उनके ओपिनियन, उनके एक्सपीरियंस, उनकी इंफॉर्मेशन, उनकी नॉलेज को जानोगे आप, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, कुछ नई इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करोगे। और जब आप नई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, किसी एक्सपर्ट को ओपिनियन ले रहे हो, आप सर्वे कंडक्ट करवा रहे हो, तो आप ऐसी चीजों पर सर्वे कंडक्ट करवाते हो जिसमें आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं हो। तो याद रखिएगा, अगर आप सर्वे कंडक्ट करवा रहे हो, तो आपके पास जो इंफॉर्मेशन होती है, जो सूचना होती है, आपके पास पिछली सूचना कोई भी अवेलेबल नहीं होती है, वो उपलब्ध नहीं होती है। सो याद रखना है, अगर आप सर्वे कंडक्ट करवा रहे हो जिसमें आप अपने एक्सपर्ट से ओपिनियन ले रहे हो, तो यहाँ पर आपके पास जो प्रीवियस इंफॉर्मेशन होगी, प्रीवियस इंफॉर्मेशन उस टॉपिक पर आपके पास अवेलेबल नहीं होगी। सो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन भी है, जो आपका विकल्प भी है गैर उपलब्ध, ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, सही विकल्प हो जाएगा।
अब इस क्वेश्चन में जो आपके रिमेनिंग ऑप्शन है जो इनकरेक्ट है उससे भी हम एक बार देख लेते हैं। अवेलेबल जिसे हम कहते हैं उपलब्ध है आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन। सो यहाँ पर अगर आपके पास इंफॉर्मेशन उपलब्ध है तो आप सर्वे क्यों करवाओगे? अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो उस पर आप फिर से सर्वे क्यों करवाओगे? अपना टाइम क्यों इतना वेस्ट करोगे आप? तो आपको याद रखना है जब आप सर्वे करवाते हो तो ऐसे टॉपिक पर सर्वे करवाते हो जिसमें आपके पास इंफॉर्मेशन पहले से अवेलेबल नहीं होती है। सो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है ये गलत हो जाएगा, आपका विकल्प ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी इलस्ट्रेटिव जिसे हम कहते हैं निर्दर्शी हो। मतलब इलस्ट्रेटिव का मतलब है जो कि वेल एक्सप्लेन्ड हो, जो कि आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया हो। मतलब इसी इलस्ट्रेटिव का मतलब ही आप देखते हो कि अवेलेबल ही होगा आपके पास इंफॉर्मेशन। ऑलरेडी आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो आप सर्वे क्यों करवाओगे? जैसे आपको ऑप्शन ए में मैंने कहा था कि आपके पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन अवेलेबल, आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो अच्छी तरीके से आपके पास एक्सप्लेन है, तो आप किसी का ओपिनियन क्यों लोगे? आप फिर से उसके ऊपर सर्वे क्यों करवाओगे? क्यों अपना आप टाइम वेस्ट करोगे? तो ऐसे सर्वे आप करवाए जाते हैं रिसर्च में। आप ऐसी टॉपिक पर सर्वे करोगे, एक्सपर्ट्स का ऐसा ओपिनियन लोगे जिसमें आपके पास उस टॉपिक पर पहले से इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होगी। सो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए और सी है ये दोनों भी आपके इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे और इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नॉन अवेलेबल, गैर उपलब्ध इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट, सोशल स्टेटस ऑफ रेस्पोंडेंट इज मेजर्ड बाय। प्रतिवादी की सामाजिक प्रतिष्ठा को किस स्केल पर मापा जाता है? इस क्वेश्चन में हमें पता लगाना है कि सोशल स्टेटस है रिस्पोंडेंट का, आप सोशल स्टेटस मेजर कर रहे हो तो आप किस स्केल से रिस्पोंडेंट का सोशल स्टेटस मेजर करोगे? मतलब कि जो प्रतिवादी है उनका सामाजिक प्रतिष्ठा को अगर आप माप रहे हो तो आप किस स्केल से इनके सामाजिक प्रतिष्ठा को मापोगे? सो याद रखिए आपके जो स्केल ऑफ मेजरमेंट्स है उनके 4 टाइप्स होते हैं और इन चारों टाइप को हम कुछ इस शॉर्ट फॉर्म से याद रखेंगे। नॉयर, N फॉर नॉमिनल, O फॉर ऑर्डिनल, I फॉर इंटरवल एंड R फॉर रेशो। तो इसके पहले भी मैंने कई वीडियोस में आपको बताया है कि लेवल ऑफ मेजरमेंट्स क्या होते हैं, स्केल ऑफ मेजरमेंट्स क्या होते हैं, और उसी तरीके से नोट्स जो है हमारे बैच के जो स्टूडेंट्स हैं मैं उन्हें कहूंगी कि अपने वो नोट्स को एक बार अच्छी तरीके से रीड कर ले तो उनको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि लेवल ऑफ मेजरमेंट्स क्या है। उनके इस टॉपिक से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे क्योंकि नोट्स में मैंने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है इस टॉपिक को। तो चलिए इस क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। जैसे लेवल ऑफ मेजरमेंट्स के 4 टाइप्स होते हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशो। सो नॉमिनल स्केल क्या होती है? जिसमें आपके पास जो भी डेटा होता है आप उसको उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर उसके कैटेगराइज करते हो। उसी तरीके से ऑर्डिनल में आप सेम करते हो, लेकिन ऑर्डिनल में आपके पास जो भी डेटा होता है उसको आप रैंक देते हो, एक ऑर्डर देते हो। इंटरवल में सेम आप ऑर्डिनल की तरह करते हो, लेकिन इंटरवल में आपके पास जो भी डेटा होता है आप उसको एक इक्वल इंटरवल्स में अरेंज करते हो। और याद रखिएगा इंटरवल में आपका जो जीरो होता है ये आर्बिट्री होता है। उसी तरीके से रेशो में इंटरवल के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होंगे एंड रेशो में आपके जीरो का कुछ ना कुछ मीनिंग होगा। सो आपको पता करना है इस क्वेश्चन में कि जब रिस्पोंडेंट है मतलब आप जिससे डेटा कलेक्ट कर रहे हो उनका आपको सोशल स्टेटस को मेजर करना है उनके, तो आप कौन से स्केल का यूज करोगे ये फाइंड आउट करना है हमें इस क्वेश्चन में। सो सोशल स्टेटस क्या होता है आपको पहले तो ये पता होना चाहिए। सोशल स्टेटस मतलब आपकी सोसाइटी में क्या स्टेटस है, आप कौन सी क्लास से बिलोंग करते हो। जैसे सोशल स्टेटस को 3 क्लासेस में डिवाइड करा गया है, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, हाई क्लास। ओके, पहले हाई क्लास, मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास। सो यहाँ पर ऐसे लोगों ने स्टेटस बताया है सोशल स्टेटस। सोशल स्टेटस है तो सोशल स्टेटस को आप कहोगे कोई पर्सन हायर क्लास से बिलोंग करता है, कोई मिडिल क्लास से और कोई लोअर क्लास से। लेकिन आप किसी को ऑर्डर नहीं दे सकते हो, मतलब आप किसी का एक रैंक नहीं दे सकते हो कि जो हायर क्लास के लोग हैं वो ज्यादा अच्छे होंगे लोअर क्लास के लोग से। ऐसा नहीं कहोगे आप लोअर क्लास के लोग कम अच्छे होंगे मिडिल क्लास के लोगों से, आप ऐसा नहीं कह सकते हो यहाँ पर। लेकिन आप क्या करोगे, आपके पास जो भी डेटा है उसकी बेसिस पर आपने कैटेगराइज कर लिया उनको, मतलब आपने 3 कैटेगरी में बांट दिया, हायर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास। मतलब यहाँ पर आपके पास क्लासेस है, आपका जो स्टेटस है, सोशल स्टेटस है रिस्पोंडेंट का, आप किससे मेजर करोगे? आप नॉमिनल स्केल से, क्योंकि आप यहाँ पर ऑर्डर नहीं दे सकते हो, मतलब उनको रैंक नहीं दे सकते। आप ये नहीं बता सकते कि कौन सा अच्छा है किससे, कौन से मिडिल क्लास के लोग ज्यादा अच्छे होते हैं लोअर क्लास से, आप ऐसे नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर आप ऑर्डिनल स्केल नहीं यूज कर सकते हो। इंटरवल मतलब आपका जो डेटा होता है आप उसको एक इक्वल इंटरवल्स में अरेंज करोगे। सो यहाँ पर हम डेटा को इक्वल इंटरवल्स में भी अरेंज नहीं करते हैं। एंड
रेशियो स्केल में एक खास बात ये होती है कि इसमें जीरो का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है, लेकिन किसी का सोशल स्टेटस जीरो नहीं होता है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली हम रेशियो स्केल मतलब अनुपात स्केल का यूज नहीं करेंगे। सो रिस्पोंडेंट है जिससे हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, अगर उनका आपको सोशल स्टेटस मेजर करना है तो हम सिर्फ और सिर्फ नॉमिनल स्केल का यूज करेंगे, मतलब नाम मात्र स्केल का यूज करेंगे। और जो आपके जो प्रतिवादी है उनके सामाजिक प्रतिष्ठा को नापने के लिए उनको किस स्केल से आप नापोगे, उनका नाम मात्र स्केल से उनका जो सामाजिक प्रतिष्ठा है उसको मापोगे। सो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, और इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नॉमिनल स्केल। नेक्स्ट, द बिब्लियोग्राफी गिवन इन अ रिसर्च रिपोर्ट। शोध रिपोर्ट में दी गई संदर्भ ग्रंथ सूची। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि आपके रिसर्च रिपोर्ट में जो बिब्लियोग्राफी लिखते हो तो वो क्यों लिखते हो, उसका पर्पस क्या होता है लिखने का बिब्लियोग्राफी का, मतलब आपकी जो शोध रिपोर्ट होती है उसमें आपका संदर्भ ग्रंथ सूची क्या होती है, वो आपकी शोध की रिपोर्ट में क्यों लिखते हो आप बिब्लियोग्राफी, उसका मोटिव, उसका पर्पस क्या होता है, हमें बेसिकली ये फाइंड आउट करना है इस प्रश्न में, इस क्वेश्चन में। सो बिब्लियोग्राफी का मतलब क्या होता है आपको पहले तो ये पता होना चाहिए। बिब्लियोग्राफी क्या होता है, जिसे हम कहते हैं लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस। आपको याद रखना है बिब्लियोग्राफी को हम कहते हैं लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस। रेफरेंसेस का मतलब क्या होता है कि अगर आप आपकी रिसर्च में किसी और रिसर्चर के अगर आप आपकी शोध में किसी और शोधकर्ता के इंफॉर्मेशन ले रहे हो, उनका कंटेंट यूज कर रहे हो, तो आपको उस शोधकर्ता का प्रॉपर नेम मेंशन करना होता है, मतलब जो भी आपने जिस भी रिसर्चर का आपने कंटेंट लिया होता है, इंफॉर्मेशन ली होती है, उनका प्रॉपर आपको नेम मेंशन करना होता है, उसे हम कहते हैं रेफरेंसेस। अब आपकी जो बिब्लियोग्राफी होता है, बिब्लियोग्राफी का मतलब होता है एक से ज्यादा रेफरेंसेस को हम कहते हैं बिब्लियोग्राफी। अगर आप आपकी रिसर्च में कुछ बहुत सारे रेफरेंसेस यूज कर रहे हो तो हम उसको कहते हैं बिब्लियोग्राफी। तो बिब्लियोग्राफी आप आपके रिसर्च रिपोर्ट के एक्स्ट्रा चैप्टर्स में लिखते हो, जो सप्लीमेंट्री चैप्टर्स होते हैं उसमें आप आपके बिब्लियोग्राफी को लिखते हो। सो याद रखिएगा बिब्लियोग्राफी क्यों हम लिखते हैं रिसर्च रिपोर्ट में, ताकि जो रीडर्स है आपके, जो भी आगे रीड करेगा आपके रिसर्च रिपोर्ट को, और उसमें जो भी पर्सन का इंटरेस्ट होगा, ताकि वो उनके इंटरेस्ट एरिया को हेल्प कर सके, वो आगे फर्दर और रिसर्च कर सके, इसलिए बिब्लियोग्राफी लिखा जाता है आपके रिसर्च रिपोर्ट में। सो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हेल्प्स दोज इंटरेस्टेड इन फर्दर रिसर्च। भावी शोध के इच्छुक शोधकर्ताओं के लिए सहायक होती है। सो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है ये सही हो जाएगा, मतलब जो भी आगे रिसर्च करने वाले हैं, फर्दर रिसर्च में जिसको और इंटरेस्ट होगा उस टॉपिक में, वो उस टॉपिक को देखकर आगे और रिसर्च कर सकते हैं। सो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है ये सही हो जाएगा। सो बिब्लियोग्राफी का मेन एम यही होता है, इसीलिए हम रेफरेंसेस लिखते हैं, ताकि जो दूसरे रीडर्स है उनका इंटरेस्ट अगर कुछ टॉपिक में तो वो आगे फर्दर रिसर्च कर सके। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन है सही हो जाएगा। अब जो इनकरेक्ट ऑप्शन है उन्हें भी हम एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन बी, शोज वास्ट नॉलेज ऑफ द रिसर्चर, शोधकर्ताओं के विस्तृत ज्ञान को दर्शाती है। नहीं, हम बिब्लियोग्राफी इसलिए नहीं लिखते हैं कि दिखावा कर सके रिसर्चर, मतलब उनकी जितनी नॉलेज है उनका शो ऑफ कर सके, इसलिए बिब्लियोग्राफी नहीं लिखा जाता है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, ये ऑब्वियसली नेगेटिव पॉइंट है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। उसी तरीके से ऑप्शन सी, हैज टू बी एग्जॉस्टिव, मतलब संपूर्ण होनी चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी बिब्लियोग्राफी, ये ऐसा, ये भी ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ऑप्शन डी, होल्ड्स नो वैल्यू टू रिसर्च, आपकी बिब्लियोग्राफी का कोई वैल्यू नहीं होता है रिसर्च में, ऐसा नहीं होता है। बिब्लियोग्राफी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन रिसर्च, आपको लिखना ही होता है, नहीं तो आपकी रिसर्च जो हो जाएगी वो प्लेजरिज्म के अंडर आ जाएगी। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन डी है ये भी गलत हो जाएगा। तो बिब्लियोग्राफी का मेन एम होता है हेल्प्स दोज इंटरेस्टेड इन फर्दर रिसर्च। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है, जो आपका विकल्प ए है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, Which one of the following is not in the process of research? निम्न में से कौन सा शोध प्रक्रिया में शामिल नहीं होता है? इस क्वेश्चन में हमें पता लगाना है, और इस प्रश्न में हमें ये फाइंड आउट करना है कि दिए गए ऑप्शंस में से, दिए गए विकल्प में से कौन सा एक ऐसा विकल्प है, कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो आपके रिसर्च प्रोसेस का पार्ट नहीं होता है, मतलब दिए गए विकल्प में से कौन सा एक ऐसा विकल्प है जो आपके शोध प्रक्रिया में शामिल नहीं होता है।
सो हम एक एक कर सारे ऑप्शंस देख लेते हैं और पता लगाते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। सो पहले हम ऑप्शन बी देखेंगे, डिफाइनिंग रिसर्च प्रॉब्लम। यस, आप आपके रिसर्च प्रोसेस में रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन करते हो, बताते हो आपकी रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, आप किस प्रॉब्लम पर रिसर्च कर रहे हो, उससे सोसाइटी के लिए क्या बेनिफिट हो सकता है, आप ये बताते हो। सो बेसिकली आप रिसर्च प्रोसेस में बताते हो कि आपका रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, इसको डिफाइन करते हो। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि ये रिसर्च प्रोसेस का पार्ट होता है, डिफाइनिंग रिसर्च प्रॉब्लम, शोध समस्या की विवेचना। सो ये आपका रिसर्च प्रोसेस का पार्ट होता है, लेकिन हमें पूछ रहे हैं विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ रिसर्च प्रोसेस। रिसर्च प्रोसेस में कौन सा आपका ऑप्शन और कौन सा विकल्प शामिल नहीं होता है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज ये आपके रिसर्च प्रोसेस में और शोध प्रक्रिया में शामिल होता है। देन ऑप्शन सी, डेवलपिंग रिसर्च प्रपोजल। यस, हम रिसर्च प्रोसेस में रिसर्च प्रपोजल डेवलप करते हैं, मतलब शोध प्रस्तावना निर्माण करते हैं। रिसर्च प्रपोजल को आप डेवलप करोगे। रिसर्च प्रपोजल क्या होता है, जिसमें आप बताते हो कि रिसर्च में क्या क्या करने वाले हो। बेसिकली आप यहाँ पर सारे आपके प्लान बताते हो कि आप किस तरीके से रिसर्च करने वाले हो, क्या करने वाले हो, कितना आपको फंड लगने वाला है, किस तरीके से आप करने वाले हो। सो रिसर्च प्रपोजल आप आपके गाइड को दोगे या फिर आप आपके कम्युनिटी को देंगे और उसके थ्रू आप बताओगे कि आपका रिसर्च में आप किस तरीके से आप रिसर्च करने वाले, आपको कितना फंड लगने वाला है। तो ये सारी चीजें आप आपके रिसर्च प्रपोजल में बताते हो। तो रिसर्च प्रपोजल ये आपके रिसर्च प्रोसेस का पार्ट होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आपकी रिसर्च प्रपोजल अप्रूव होती है तो ही आप आगे रिसर्च कर पाते हो। तो यहाँ पर डेवलपिंग रिसर्च प्रपोजल मतलब शोध प्रस्तावना निर्माण, ये आपका रिसर्च प्रोसेस का पार्ट होती है, मतलब कि शोध प्रक्रिया में ये स्टेप्स शामिल होती है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी रॉन्ग हो जाएगा। देन ऑप्शन डी, सैम्पलिंग डिजाइन, जिसे हम कहते हैं डिजाइन का नमूनाकरण। मतलब आप सैम्पलिंग डिजाइन बताओगे रिसर्च के प्रोसेस में, मतलब आप किस तरीके से आपके सैंपल्स को सिलेक्ट करने वाले हो, कौन सा सैम्पलिंग मेथड यूज करने वाले हो, आपकी पॉपुलेशन कितनी होगी, सैंपल के लिए आपने किन किन मेंबर्स को चूज करा है, आप किस पर स्टडी परफॉर्म करें। तो यहाँ पर आप आपके सैंपल्स रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन बताते हो, आप किस तरीके से सैंपल के थ्रू आप इंफॉर्मेशन गैदर करने वाले हो। सो ये भी आपके रिसर्च प्रोसेस का पार्ट होती है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी भी रॉन्ग हो जाएगा, सैम्पलिंग डिजाइन मतलब डिजाइन का नमूनाकरण। सो यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रिएटिंग फिक्शन वर्क। क्रिएटिंग फिक्शनल वर्क मतलब जिसे हम कहते हैं कथा सत्य का निर्माण। मतलब यहाँ पर आपका जो ऑप्शन ए है ये सही है। रिसर्च प्रोसेस में आप फिक्शनल वर्क को बताते नहीं हो, फिक्शनल वर्क को क्रिएट नहीं करते। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ही देखा, फिक्शनल वर्क क्या होता है, फिक्शनल वर्क जिसे हम इमेजिनेशन से क्रिएट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया स्पाइडरमैन स्टोरी, जो इमेजिनेशन से क्रिएट की जाती है, जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती है, वो फैक्ट नहीं होता है, लेकिन हम खुद से बनाते हैं, हम अपनी इमेजिनेशन से वो चीजों को क्रिएट करते हैं, उसे हम कहते हैं फिक्शनल वर्क। सो रिसर्च प्रोसेस में आपके हम फिक्शनल वर्क को क्रिएट नहीं करते हैं। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। इस क्वेश्चन में हमें कुछ ऑप्शंस गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सो इस क्वेश्चन में हमें दो टर्म से रिलेटेड कुछ ऑप्शंस गिवन है। वो दो टर्म है आपके सैम्पलिंग एरर और आपके सैंपल के साइज, मतलब आपकी जो नमूनाकरण त्रुटि है एंड आपके जो नमूने के आकार है उससे रिलेटेड हमें कुछ रिलेशंस गिवन है, उससे रिलेटेड हमें कुछ ऑप्शंस गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अब सैम्पलिंग एरर क्या होता है, जैसा हम सबको पता है सैम्पलिंग एरर क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन पैरामीटर मतलब पॉपुलेशन का मीन माइनस सैंपल का मीन। सो पॉपुलेशन का मीन मतलब पॉपुलेशन के आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है आप उसको पुट करोगे, माइनस आपने जो सैंपल पर रिसर्च परफॉर्म की, सैंपल से आपको जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है आप उसकी वैल्यू पुट करोगे, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा ये आपका हो जाएगा सैम्पलिंग एरर। एंड सैंपल साइज मतलब आप कितना सैंपल का साइज ले रहे हो, मतलब आपकी जो जनसंख्या है, मतलब आपकी जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में से आप जिन जिन मेंबर्स को चुन रहे हो, जो सिलेक्ट कर रहे हो, चूज कर रहे हो, उनके साइजेस, मतलब आप 100 में से आप 90 लोगों को सिलेक्ट करोगे तो उस केस में आपके सैंपल की साइज हो जाएगी 90। सो उसे हम कहते हैं सैंपल साइज। तो याद रखिएगा आपके सैम्पलिंग एरर और सैंपल के साइज में एक रिलेशन है। आपका जो सैम्पलिंग एरर होता है, सैम्पलिंग एरर आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके सैंपल के साइज से।
मतलब आपका जितना ज्यादा सैंपल का साइज होगा उतना कम आपकी सैम्पलिंग एरर होगी, जितना कम आपका सैंपल का साइज होगा उतना ज्यादा आपका सैंपल का एरर हो जाएगा। तो आपको ये याद रखना है। अब हम एक एक कर सारे ऑप्शन देखते हैं, एक एक कर सारे विकल्प को देखते हैं और देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ए, द सैम्पलिंग एरर बिकम्स प्रोग्रेसिवली लार्जर द लार्जर द सैंपल साइज। जैसे मैंने आपको ये रिलेशन बताया, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब अगर आप एक टर्म को बढ़ा रहे हो तो दूसरा कम ही होना है, अगर दूसरे टर्म को कम कर रहे हो तो दूसरा टर्म बड़ा होना है। ओके, मतलब एक स्मॉल है तो एक लार्ज होना है, एक लार्ज है तो एक स्मॉल होना है। अब जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो सैम्पलिंग एरर भी लार्ज है, आपका सैंपल का साइज भी लार्ज है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है, जो आपका विकल्प है, मतलब नमूनाकरण त्रुटि आपका बढ़ रहा है और आपका जो सैंपल का साइज है, मतलब आपके जो नमूने के आकार है वो भी बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आपका ये रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। उसी तरीके से ऑप्शन बी, द सैम्पलिंग एरर इज अनरिलेटेड टू सैंपल साइज, मतलब आपकी जो नमूनाकरण त्रुटि है ये आपके नमूने के आकार से इनका कोई संबंध नहीं है, यह हमें बता रहा है। लेकिन ऐसा तो नहीं है, मैंने अभी आपको रिलेशन बताया, इनके बीच में इनवर्सली रिलेशन होता है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी गलत हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। Then option C, the sampling error becomes progressively larger the smaller the sample size. Yes, यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है ये सही हो जाएगा। मतलब आपने क्या किया, आपका जो सैम्पलिंग एरर है, मतलब आपका जो नमूनाकरण त्रुटि है वो आपका लार्ज आ रहा है कब, जब आपकी जो सैंपल का साइज है, मतलब आपके जो नमूने का आकार है आपने बढ़ा दिया। ओके, आपने क्या करा, आपका सैंपल का साइज बढ़ा दिया तो आपका जो सैम्पलिंग एरर है ये कम आ रहा है। मतलब अगर आपने आपका जो सैंपल का साइज है ये कम कर लिया तो आपका ये जो सैम्पलिंग एरर है ये ज्यादा आ रहा है। तो इसी तरीके से ये रिलेशन हमें ऑप्शन सी में गिवन है। ऑप्शन सी में हमें गिवन है आपका सैम्पलिंग एरर बढ़ रहा है। आपका सैम्पलिंग एरर बढ़ रहा है कब, जब आपका सैंपल का साइज स्मॉल है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है ये करेक्ट रिलेशनशिप गिवन है बिटवीन सैम्पलिंग एरर एंड सैंपल साइज। तो यहाँ पर आपका नमूनाकरण त्रुटि और आपके नमूने के आकार के बीच में जो आपको संबंध गिवन है ये सही है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है ये सही हो जाएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड लक विथ योर प्रिपरेशन एंड सी यू टुमारो विथ अनदर वीडियो।